मानव समाचार, मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। दोस्तों, मानव समाचार में आपका स्वागत है एक बार फिर। आइए अब हम मुलाकात करते हैं मालेगांव शहर के साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन से, डॉक्टर खालिद परवेज। आज हमारा मुद्दा है मालेगांव शहर में मौजूदा सियासत, साफ सफाई को लेके, वाटर ग्रेस कंपनी को लेके जो तालमेल चल रही है सियासी पार्टियों की, इसी मुद्दे पे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खालिद परवेज, साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन। आइए अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हालात क्या है शहर के और किन मुद्दों पे ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने जो बातें कही है, आज हम उसी मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप भी देख रहे हो, मालेगांव शहर में दीगर सियासी पार्टियां वाटर ग्रेस कंपनी के ताल्लुक से और मालेगांव शहर के कमिश्नर भी उसको ब्लैक लिस्ट करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका वाटर ग्रेस कंपनी को समर्थन नजर आ रहा है। तो इस मुद्दे पे आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले तो आपका जो सवाल है कि मैं वाटर ग्रेस को समर्थन करते नजर आ रहा, ऐसा नहीं है। अगर वाटर ग्रेस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाता है या ठेका रद्द किया जाता है, मैं बिल्कुल इस हिमायत में हूँ। मेरा वाटर ग्रेस से शहर में काम करवाना मेरा ज़ाती मकसद नहीं है। मामला साफ सफाई के ताल्लुक से, मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना था उस वक्त मैंने जो प्रायोरिटीज़ डिक्लेयर किया था, मेरी अव्वलियत मैंने डिक्लेयर किया था उस वक्त, तो उसमें मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में एक चीज़ ये थी कि मैं शहर में एक साफ सुथरा सफाई का निज़ाम दूंगा। असल में उस वक्त मैंने ये कहा था कि मैं एक मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी बनती है कि शहर में मैं हिफ्ज़ान सेहत को तरजीह दूँ। बेहतर है। और उसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड किया था कि जो इलेक्शन हुआ है, यानी असेंबली इलेक्शन हुआ, वो जो है शहर की जो आम शहराएं हैं, जो सड़कें हैं, वहाँ पर जो है रोड गड्ढों का बहुत राज हो चुका है। मैं और किस तरीके से उसमें दुरुस्तगी लाई जाए, तो मैंने 3 जो है अव्वलियत को दिया था। मैंने 3 इश्यूज को मैंने अपने स्टैंडिंग कमेटी के दौर में करूंगा। उसमें एक था कि हिफ्ज़ान सेहत, दूसरा शहर की खराब सड़कें और तीसरा जो है साफ सफाई के निज़ाम को दुरुस्त करना। तो जब स्टैंडिंग कमेटी का बजट मेरी जानिब से पेश हुआ तो उसमें मैंने खतीर रकम जो है अली अकबर हॉस्पिटल के लिए मुख्तस करवाया, और दूसरा जो है रोड गढ़ों के लिए हम पूरे रोड सड़कों को जो नहीं कर सकते थे, उसके लिए लाहे अमल के तहत हमने जो है 4 करोड़ रुपए का बजट जो पिछली स्टैंडिंग कमेटी ने तय किया था या जनरल बोर्ड ने तय किया था, वो खर्च नहीं हुआ, उसको रीअप्रोप्रिएट करके वर्ग करके हमने उनको पैचवर्क के लिए 4 करोड़ स्टैंडिंग कमेटी में मुख्तस करवाया। तो हमारा जो दो नुकात थे वो हो चुके थे। तीसरा नुकता जो हमारा ये था कि शहर में साफ सफाई के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, बेहतर किया जाए। उसके तहत हमने स्टैंडिंग कमेटी में 2 मरतबा इस विषय को लिया। एक मरतबा हमने जो है इसको चर्चा का विषय ये लिया कि शहर में जो वाटर ग्रेस कंपनी को जनरल बोर्ड में रद्द कर दिया था, इस पर अमल क्यों नहीं हुआ। इस पर रद्द कर, जबकि जनरल बोर्ड जैसी जो ताकतवर समिति ने बोलो या बॉडी ने बोलो इसको रद्द कर दिया है, तो फिर प्रशासन इसको रद्द करने की सिमत में क्यों नहीं जा रहा है। तो स्टैंडिंग कमेटी में हमने जो है 11वें महीने में 2019 में ये विषय को जब चर्चा में लिया, तो उस वक्त एक बात हमको ये समझ में आई कि ये जो है वाटर ग्रेस का बार जो करारनामा हुआ है, जो उनसे एग्रीमेंट्स हुआ है, वो इस एग्रीमेंट्स के ऐसे है कि उनको हम बाआसानी जो है ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। एक महासभा में जो समिति बनाई गई थी, वो समिति ने जो अहवाल पेश किया है, यकीनन ये महासभा को गुमराह किया गया था प्रशासन की जानिब से। उसमें जो एक मुद्दा लिया गया था कि वाटर ग्रेस की जानिब से जो है वो जीपीएस का सिस्टम का नज्म नहीं किया गया। जब आर्बिट्रेशन में ये बात आई तो वाटर ग्रेस ने जो पूरा जीपीएस बिल पेश की कि हम एयरटेल का जीपीएस इस्तेमाल करते हैं और ये कॉरपोरेशन की गाड़ियों के नाम से ये बिल है। दूसरा नुकता ये था कि वाटर ग्रेस ने जो है वो मुनासिब मिकदार में या मुनासिब तादाद में गाड़ियों को प्रोवाइड नहीं करा।
और उसके कॉरपोरेशन की डिमांड जो थी वो 80 गाड़ियों की थी, जबकि ऑन रिकॉर्ड जो है उसने 93 गाड़ियों को वो प्रोड्यूस कर चुका है कॉरपोरेशन को। तीसरा एलिगेशन ये था उनके ऊपर कि वाटर ग्रेस जो है वो सूखा और गीला कचरा अलग अलग जमा नहीं करती। तो वाटर ग्रेस ने अपने जवाब में ये कहा ऑर्बिट्रेशन में कि हम सूखा कचरे के लिए अलग कंपार्टमेंट रखते हैं और गीले कचरे के लिए अलग कंपार्टमेंट रखते हैं। अब ये शहरियान और कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो सूखे और गीले कचरे को अलग अलग हम तक पहुंचाए और उसको हम जो है डंपिंग ग्राउंड पर लेकर जाएंगे। लेकिन डंपिंग ग्राउंड पर भी सूखा कचरा अलग रखने का और गीला कचरा अलग रखने का कोई नज्म नहीं है। तो जब हमने ये देखे कि महासभा में है, प्रशासन की जानिब से है, वो गलत बयानी की गई और महासभा को गुमराह किया गया, और जैसे ही ये मामला ऑर्बिट्रेशन में आया, कोर्ट ने जो है मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को है ऑर्बिट्रेटर के हैसियत से वो किया है, फिक्स किया है और उसको डिसीजन लेने का पावर दिया है। जब उसकी कमेटी में या जब उसकी हेयरिंग में ये सब बात आती है, वहां पर प्रशासन झूठा पड़ जाता है और वाटर ग्रेस कंपनी जो है वो सही साबित हो जाती है। यानी बताने का मतलब टेक्निकली ये है कि आसानी से हम वाटर ग्रेस को जो है रद्द नहीं कर सकते थे। तो हमने ये वो निकाला, एक जो क्या इसका मुशाहिदा करने के बाद एक नतीजा ये अखज़ किया कि क्यों ना इसी कंपनी से बेहतर तरीके से काम ले लिया जाए। हाँ, तो मसला ये था उसमें अमजद भाई कि हमेशा वाटर ग्रेस कंपनी को जब ठेका दिया गया था 2011 की जो है मरदमशुमारी की बुनियाद पर एक आदमी 500 ग्राम कचरे के तहत उसको, जब वहां की 6 लाख की आबादी थी आज से 10 साल पहले, तो उसको जो दिया गया था 320 टन का कचरे का उसका टेंडर निकाला गया और यही कैलकुलेशन का जो है उल्लेख जो है टेंडर कॉपी में की गई। लेकिन जब एग्रीमेंट करे तो 190 टन का, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में असलम अंसारी चेयरमैन थे, उनकी मौजूदा चेयरमैन, उनके उसमें 60 टन बढ़ाकर दिया गया। यानी शुरू से जो है मामला ऐसा है, ये इसमें जो है एक वो कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है इस मामले को यानी ऐसा किया गया कि इसको एक कमाई का जरिया बना लिया जाए। बहरहाल डॉक्टर साहब, आप जितनी बातें आप बताएं, टेक्निकल चीजें भी इसमें शामिल है, तो हम ये चीज देख रहे हैं, तो आप शहर की साफ सफाई से मुतमईन हैं कि वाटर ग्रेस? इत्मीनान नहीं था। मसला यही था कि वाटर ग्रेस को 250 टन का टेंडर दिया गया और शहर में कचरा जनरेट होता 400। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन 2011 की पॉपुलेशन से हम जब उसको टेंडर दे रहे हैं, हाँ, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2020 का कचरा वो उठाए, इतना गैप। एग्जैक्टली यही बात तो मैं बताना चाह रहा कि जब हमारा 10 साल के अंदर जो है हमारा जो है सेंसस जो है मरदमशुमारी जो है 10 लाख के करीब पहुंच गया, पर आदमी जो है या पर ह्यूमन बोलेंगे तो 500 के कचरे से 500 ग्राम से अगर हम पकड़ते हैं 10 लाख का 500 टन होता है। 500 टन कचरा जनरेट हो रहा है, ठेका 250 टन का दिया गया है, तो ये मैच कहां से होगा? इसके देखो, अगर साफ सफाई का निजाम बेहतर रहता तो हम 53 गाड़ियां हमको खरीदने की जरूरत क्या थी? वो 53 गाड़ियों से कचरा उठाने की जरूरत क्या थी? ये असलम अंसारी की स्टैंडिंग में 60 टन बढ़ाकर देने की जरूरत क्या थी? मैं पूरा उसका लुब्बे लबाब यही है कि जब तक के बढ़ा हुआ कचरा उठाने की जिम्मेदारी किसी पर आयद नहीं की जाएगी तो ये मसले से हम जो है निकल नहीं सकते। तो हमने स्टैंडिंग कमेटी के जरिए ये बताया कि 155 टन का आप इनको मजीद कचरा उठाने का टेंडर दे दो, और जो गाड़ियां हमारी है यानी कॉर्पोरेशन की है उसको भाड़े से दे दो, उसका भाड़ा हम वसूल करेंगे। जो हम मेंटेनेंस करते थे वो मेंटेनेंस वो करेगा, और जो 55 ड्राइवर और 2 लोग ऐसे मिलाकर जो हमारे 150 लोग वहां पर फंसे हुए उनको जो मानधन पे वो कम कर दो। जब ये सब कैलकुलेशन हम करेंगे तो कचरा 650 रुपये टन हमको पड़ेगा। जब 10 साल जब तायरा मैडम जब मेयर बनी थी 2013 में, ये जवाब पेश किया गया था कि हम जो है 10 साल इसलिए दे रहे हैं कि 10 साल के रेट में अगर डीजल बढ़ जाए, लोगों की यानी मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाए, मेंटेनेंस के दीगर खर्च बढ़ जाए, तो ऐसी सूरत में जो है हमको 10 साल बाद ये सस्ता लगेगा। तो मैंने बोला 10 साल क्या फिर 20 साल सस्ता कर लो ना इसको। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम आपसे बात कर रहे थे वाटर ग्रेस कंपनी को लेके, तो शहर में जो गठबंधन बना है महागठबंधन, वहां कहीं ना कहीं आपके साथ जनता दल भी शामिल है, और जनता दल पार्टी एक तरफ MIM के साथ शामिल है महागठबंधन में। आप मुकामी सदर
शुमाली महाराष्ट्र के सदर भी है MIM के। तो हम ये चीज देखने में आ रही है कि जनता दल उसका विरोध करती है वाटर ग्रेस की। और जो बातें आप बता रहे हैं, तो क्या ये बातें आप महागठबंधन को मुतमईन नहीं कर पा रही है आपकी, जो उसके विरोध में खड़ा हो रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ, वाटर ग्रेस की मुखालफत की जहां तक अगर बात करेंगे तो मैं खुद उसका मुखालिफ हूँ। मैं खुद भी उसका मुखालिफ हूँ कि यार उसको रद्द कर देना चाहिए, लेकिन रद्द करना उसका हल नहीं है। उसके अटी शर्ती और वो इतना मजबूत है कि कल कोर्ट से वापस आ जाएगा और ये मामला जो है यानी मुतनाजा हो जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा और शहर में जो है ये साफ सफाई का निजाम दरहम बराम हो जाएगा। रोकना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आप जैसे बता रहे हैं कि वाटर ग्रेस कंपनी कोर्ट से वापस आ सकती है अपना हक बताने के लिए कि हम लीगली सही, हमने हमारा काम किए, तो क्या हमारे पास ऐसे जवाब नहीं है कि साफ सफाई का निजाम तो हम मुतमईन नहीं है कंपनी से, तो फिर हम कोर्ट को कैसे मुतमईन कर पाएंगे? वही मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, बार बार जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा। देखो, कोर्ट से वो एजेंसी अगर वापस आ गई या ये मामला कोर्ट में चले गया, कोर्ट में लहतुलाल में ये मामला पड़ गया, तो कल सफाई का निजाम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और आज जितना कचरा हमारा जनरेट हो रहा है, आज की रेट में हम इससे उठा लो। देखो, जीरो MSW जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है, उसमें यह है कि 0 आवर कचरे के लिए ही तुम टेंडर बेस पर कचरा उठाने का टेंडर दे सकते। 0 आवर कचरा क्या, यानी 24 घंटे में कचरा नहीं। आज ये होता कि हमने 250 टन दिए, 400 टन जनरेट हो रहा है और जो 150 टन बचता है वो पूरा 22 घंटा कचरा पड़ा रहता। 2 बजे तक के ये लोग उठाकर लेकर चले जाते वाटर ग्रेस वाले। उसके बाद कॉर्पोरेशन वाले अपनी 55 गाड़ियों से कितना उठाते कितना नहीं उठाते, शहर भर में कचरा पड़ा रहता। अगर एक एजेंसी को हम अपॉइंट करके जिम्मेदारी दे दिए कि 24 घंटा तुमको ही कचरा, जैसे बॉम्बे में होता है, नासिक में होता है, जलगांव में होता है कि 24 घंटा तुमको कचरा उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो ऐसे में हम किसी एक को कसूरवार ठहरा सकते। वाटर ग्रेस वाले को जब हम कसूरवार ठहराते तो वाटर ग्रेस वाला ये बोलता है कि ये कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, मैंने 250 टन उठा लिया। और कॉर्पोरेशन के लोगों को हम बोलते कि वो तो बोलते कि हम लोग उठा रहे, फिर कचरा रहता कहां से है, आता कहां से जब सब उठा लेते। आप 0 आवर्स बेस पर 400 टन अगर वाटर ग्रेस को दे देंगे ना, तो हर टन पर आप उसको फाइन मार सकते हैं और उसको कसूरवार ठहरा सकते। देखिए नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, ये काफी टेक्निकल बातें हैं और इसके ऊपर वापस से चर्चा होना चाहिए महासभा में, स्टैंडिंग में इस मुद्दे को लेकर दोबारा से चर्चा में लाना चाहिए, क्योंकि हम जो टेंडर दिए हैं 2011 की बुनियाद पे दिए पॉपुलेशन, आज हमारा पॉपुलेशन काफी बढ़ चुका है, इसके ऊपर हमें तवज्जो देना चाहिए। हम डॉक्टर साहब से ये सवाल हम लेते हैं, डॉक्टर साहब ये हमारा आज के विषय थोड़ा हट के हैं, मुकामी MLA की कारकर्दगी से आप कहां तक मुतमईन हैं? आप भी MIM के शुमाली महाराष्ट्र के सदर है, तो आप मुकामी जो MLA हैं, हमारे मौजूदा MLA के कारकर्दगी को लेकर आप कहां तक मुतमईन हैं? देखो, सवाल वो शहर के जिम्मेदार है, लीडर है, MLA है, तो ये सवाल भी उठता है, करने का आवाम को हक है। लेकिन आप ये चीज देखो कि जिस वक्त MLA का इलेक्शन हुआ उसके फौरन बाद से गवर्नमेंट बनाने का मामला शुरू हुआ, वो तकरीबन 2.5-3 महीना वो मामला चला। यानी मैं समझता हूँ दिसंबर के अवाखिर में या अवाइल में हमारे मुख्यमंत्री जो है वो बने और जनवरी फरवरी आते आते ये कोरोना ने दस्तक दे दी थी। हालात जो है एकदम यकसर बदल गए थे। ऐसे हालात में काम करने, यानी शहर के तरक्याती काम करना जो है, इसकी कहीं गुंजाइश नहीं थी। लेकिन कोरोना काल में आप देखेंगे कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो है वो क्वारंटाइन सेंटर्स पर हाजिरी लगाई, पेशेंट की खैर खैरियत दरियाफ्त किए और जमीयतुल उलमा के प्लेटफॉर्म से जो है क्वारंटाइन सेंटर्स में खाना पहुंचाने का नज़्म किया गया। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स थे, डॉक्टर सऊद वगैरह, डॉक्टर अम्मार वगैरह से मिलकर, सवात हॉस्पिटल से मिलकर, जो यहाँ पे जो प्राइवेट सेंटर पर जो पेशेंट एडमिट होते थे उनकी मुफ्ती साहब ने पूरी तरीके से मदद की। जहाँ जहाँ जब जब जो मिनिस्टर्स आए उनसे नुमाइंदगी की गई, मुख्यमंत्री से फोन पर बात की गई, वो हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे से बात की गई, गुफ्तगू की गई और बार बार वफ्द की सूरत में जो है कमिश्नर से, जो इस वक्त नोडल ऑफिसर थे, उन नोडल ऑफिसर से भी ये जहां जहां यानी तकलीफ आई, गैस सिलेंडर्स की तकलीफ आई या क्वारंटाइन सेंटर्स में किसी को जो तकलीफ आई उसके ताल्लुक से बात की गई। इसके अलावा NGT का मामला आया, कलेक्टर के पास जाकर वफ्द की शक्ल में जाकर उनकी नुमाइंदगी की गई। हम लोग जो है ब्रिज के ताल्लुक से जो है
वहाँ पर मंत्रालय गए, वहाँ से जो है ब्रिज की रुंदी बढ़वाने के मामले में हमने नुमाइंदगी इसका मतलब यही तकरीबन जो देखो जितना ओरली या जितना करना चाहिए था वो उतना बिल्कुल किए गए हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की तरफ से कामकाज किया गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने हमें शुरुआत में बताया कि आपने आपके स्टैंडिंग से अली अकबर हॉस्पिटल के लिए खुसूसी फंड मुख्तस किया था, उसके बाद भी आज एक नई सियासी पार्टी के नाम से आ रहे हैं और एजेंडा दिया जा रहा है कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट को कि यहाँ पे हमें टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आईसीयू नहीं है, ये सब चीज़ें अली अकबर में नहीं अभी तक है। तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? मेरी लड़ाई जो लास्ट टाइम जो महासभा में हुई, मैं यही बोलना चाहता था कि आप कोरोना के दौर में सारा हॉस्पिटल को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया दे रहे हो, 18 लाख रुपया महीना उसको भाड़ा दे रहे हो, जीवन हॉस्पिटल को भाड़ा दे रहे हो, फरहान हॉस्पिटल को भाड़ा दे रहे हो और दीगर दूसरे हॉस्पिटल्स को भाड़ा दे रहे हैं। आप लोग ये जो प्रेमाइसिस में अतिक्रमण करने वाली बात हो रही, ये अतिक्रमण ना करते हुए वहाँ पे जो है जदीद सहूलियात से आरास्ता हॉस्पिटल बनाने की तैयारी करें। हम जो है वहाँ पर जो है आईसीयू सेंटर बनाए, हम वहाँ पर जो है डायलिसिस सेंटर बनाए और वहाँ पर हम जो है सोनोग्राफी का नज़्म करें, हम डिजिटल एक्सरे का नज़्म करें। ये और इन तमाम चीज़ों के लिए हमने स्टैंडिंग कमेटी में बजट भी पकड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सियासी दुश्मनी बोलो या क्या ऐसे अल्फाज निकले जो शायद और तनाज़े का शिकार बन जाए, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप भी एक डॉक्टर हो, तो आपको भी बेहतर समझता है कि यहाँ पे ये चीजें और हमारे मुस्लिम आबादी माइनॉरिटी इलाके में ये एक हॉस्पिटल है, तो यहाँ ये चीज का होना कितना जरूरत का हामिल है? बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। देखो वहां पर अली अकबर के नाम पर हर मर्तबा राजकारण किया गया, वहां पर जाकर धरना मोर्चा किया गया, चिल्लाट पुकार की गई, लेकिन अमली तौर से कुछ नहीं किया गया। मैं समझता हूं कारपोरेशन की तारीख में अली अकबर को लेकर इतना बड़ा बजट पहली मर्तबा हमने ही दिए और उस पर पहली मर्तबा हमने ही ध्यान दिए। क्या इक्विपमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट तक हमने प्रशासन को प्रोवाइड की और हमने इस मर्तबा जो रेगुलर मेडिसिन वगैरह जो देते थे वो लोग, उसको हमने चेंज किया। हमने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहाँ पे मेडिसिन का स्टॉक रखने की बात की। डॉक्टर साइका जबीन को हमने बुलाकर बताया कि देखो ये लोग जो रहते हैं ये जो मुनाफे बख्श दवाइयाँ मंगाते जिसकी ज़रूरत नहीं रहती, हेमेटॉनिक वगैरह भरपूर मंगाते हैं। नहीं, अभी हमने गुज़िश्ता दिनों में ये सुना है कि हमें टीम प्रोवाइड नहीं होती है, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, हम ऐड निकालते हैं उसके बाद भी हमारे पास डॉक्टर नहीं आ रहे, तो ये बात कहाँ तक सच है? डॉक्टर्स जो है कंसल्टेंट, आप लोगों को भी मालूम है कि कंसल्टेंट इतनी जगह जो है इतनी जल्दी और इतने उस पर सरकारी जॉब्स पर कम पगार पर आते नहीं है। 60 से 70 हज़ार रुपया उनकी स्किल बनती है, तो ऐसे में वो लाखों रुपया कमाने वाले लोग कंसल्टेंट्स हमको अवेलेबल नहीं होते। जो नीचे के डॉक्टर्स है, जो MBBS डॉक्टर है, DOMS डॉक्टर है, लेकिन हमको कोई अच्छा सर्जन अवेलेबल नहीं होता, कोई अच्छा हमको जो है MD डॉक्टर जो है MD फिजिशियन अवेलेबल नहीं है, हमको कोई अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट है, लेकिन दीगर दूसरे जो है फैकल्टीज के डॉक्टर हमको अवेलेबल नहीं होते। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या हल हो सकता है? इसका कोई मुस्तकिल ये तो देखो समाजी तौर से अगर यहाँ पर लीडरान बोलो और मिली समाजी तंजीमें जाकर डॉक्टर्स को ऐसा समझाए कि देखो तिब्बी शोबा होता है, माले ये जो है खिदमत का शोबा होता है और शहर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप लोग आकर सिर्फ अपनी खिदमत दे देवे तो ऐसे में शहर का, कौम का और गरीब बस्तियों का फायदा हो सकता है। ये कहीं ना कहीं समाजी बेस पर इस पर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा कोविड के दौर में, कोविड महामारी में हमने ये देखने में आया है कि हमने सहारा हॉस्पिटल को करोड़ों रुपया दे के ICU वार्ड तैयार कर लिया, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन हमने तैयार करवा दिया वहां पे। उसका यूटिलाइजेशन तो सिर्फ वो कोविड तक रहेगा, उसके बाद उसका कोई हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां तक कि हमें नजर आ रहे हैं। बहरहाल मालेगांव शहर में जो वाडिया हॉस्पिटल है, अली अकबर हॉस्पिटल है, हम इसको भी डेवलप कर सकते थे इसी फंड से, इसी चीज को। और मालेगांव शहर में एक चीज देखने के लिए आती है कि जब अली अकबर से पेशेंट को रिफर किया जाता है सिविल हॉस्पिटल, तो सिविल से उनको रिफर किया जाता है धुलिया सिविल। तो क्या मालेगांव हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके कब उजागर होगा या कब सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा? यही बात मैंने अभी आपको बताया कि हमने जो है ये जदीद सहूलत के यानी यही कि एक अच्छा ICU सेंटर बन जाए, नहीं 5 बेड का 2 बेड का बन जाए, और अगर हमको कोई कंसल्टेंट नहीं मिलता है
तो हम ऑन कॉल कंसल्टेंट को वहां पर बुला सकते हैं। जैसे अगर हमको जो यानी कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी के टाइम में आते हैं तो हम कोई अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट और कोई फिजिशियन की अगर जरूरत पड़ती है तो ऑन कॉल वहां पर सिर्फ हमारे पास सेटअप रेडी रहना चाहिए। यही चीज को बुनियाद बनाकर हमने स्टैंडिंग कमेटी में बजट पकड़ा था कि एटलीस्ट 2 बेड का तो भी हम वहां पर आईसीयू सेंटर बना सके, लेकिन मेरी मालूमात में ऐसा आया है कि वो बजट कट करके जो है हमने जो मेयर को अधिकार दिए थे वो बजट कट करके वही रिवायती रोड और गटर में ले लिया गया है। दोस्तों, ये थे डॉक्टर खालिद परवेज साहब हमारे बीच। आज इन्होंने हमें काफ़ी टेक्निकली चीज़ें बताई और मालेगांव शहर के लिए भी ये चीज़ सोचने पे मजबूर करती है हमें भी कि हम वाकई में हमारे मुकामी जो हॉस्पिटल्स है अली अकबर और वाडिया हॉस्पिटल, इसको डेवलप कर सकते हैं और आगे भी हमारे पास फंड मौजूद है, हम इसको करवा सकते हैं। रही बात डॉक्टर का जो रोना होता है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं आते हैं, तो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि हम ऑन कॉल डॉक्टर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं कॉर्पोरेशन से, तो ये चीज़ के ऊपर भी हमें तवज्जो देना चाहिए। और वाटर ग्रेस कंपनी के बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। कोई नई कंपनी आती है, नए तर्ज पे अगर वो काम करती है तो हो सकता है कि मालेगांव शहर का टेंडर और ज़्यादा महंगा हो जाए और महंगाई बढ़ जाए। मालेगांव शहर में हमारे जो दिगर टैक्सेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इजाफा हो जाए, ये कोई साजिश भी हो सकती है। इसके ऊपर हमें थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। मालेगांव शहर की सियासत को लेकर अगर आपको कोई सवाल करना हो तो आप हमें कमेंट के जरिए कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके सवाल को लेने की। आप ऑनलाइन भी हमें सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो आपके जो भी सवाल हैं। शुक्रिया। मैं अमजद यूसुफ, कैमरामैन समीर के साथ, शुक्रिया।